सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो वायरल होता है अक्सर, इस तरीके से एक आईएएस अधिकारी बोलते हैं कि हम जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं, ना कि नेताओं के लिए। जो नए नए नेता खुद को बोलते रहते हैं कि मैं ही यहाँ का बड़ा नेता हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, वो सब खराब कर देते हैं। तो तब मैंने ये बोला था कि भाई हम नेता के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग जनता के लिए काम करते हैं। कर्तव्य का पालन कर रहे हैं कि आपको अमेरिका में नशा मुक्ति का अवार्ड आपको दिया जाता है, उसी प्रकार से यदि जनप्रतिनिधि भी अपनी जिम्मेदारी को समझें और जनप्रतिनिधि भी वो जिम्मेदारियां निभाएं कि आईएएस सही काम कर रहे हैं, तो हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए। तो ये इससे मैं सहमत हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ और माई की कृपा बनी रहे कि जनप्रतिनिधियों का साथ मिलता रहे, ताकि हम लोग भी खुल के अच्छे काम करते रहे। जी, 10:30 से 1:30 बजे के बीच में चेक कर लिया और 2 बजे रिपोर्ट आई, 4:30 बजे तक हमने सस्पेंशन की कार्रवाई शुरू कर दी। लगभग 11 दुकानें सस्पेंड कर दी। इस दौरान नेताओं की सिफारिश से नहीं आती आपके पास कि इस दुकान को छोड़ दो? जैसा आपने सवाल पूछा वो बहुत अच्छा सवाल है। आप जैसी इमेज बनाते हो उस तरीके से आप पे दबाव आता है। जी, एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। तो आपके ताकि तो गांव में पहुंच जाती। वो तो सर भगवान का रूप माने जा रहे हैं आम जनता के लिए कलेक्टर साहब। तो जनता यहाँ की भगवान आपको बता रही है। माई की कृपा है, लेकिन आधा जनप्रतिनिधि का सपोर्ट मिल जाए तो आप बहुत ही ताकत लगा के काम कर सकते हो। अवैध रेत उत्खनन को लेकर सिहोड़ा क्षेत्र में गोलीबारी होती है, जगह जगह होती है, तो उस समय आप कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण मानते हैं? दतिया जिले में बहुत सारे बंदूक के लाइसेंस बनते थे, आपने ऐसी लाकर खड़ी कर दी कि बंदूक के लाइसेंस नहीं बन रहे हैं लोगों के। नेताओं के फोन नहीं आते आपके पास? इंद्रगढ़ में भी तमाम अवैध कॉलोनी बनी है, उसके लिए आपका क्या कहना है? पीताम्बरा माई की नगरी में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और इसकी अध्यक्ष कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं इस तरह। जी। वहाँ पर भ्रष्टाचार की दीवार गिरती है, तो किस तरीके से आप कार्रवाई करते हैं बेझिझक होकर के? तो इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाते हैं बिना किसी दबाव के? एक श्रद्धालु सबसे ज्यादा दुखी तब होता है जब वह ठगा जाता है, और हमें दिखाना पड़ेगा कि हम ये श्रद्धा का स्थान है, पैसे कमाने का स्थान नहीं है। दतिया जिले के अंदर यदि हम स्कूलों की बात करें तो शासकीय स्कूलों में शिक्षक क्या वो एजुकेशन दे पा रहे हैं कि उनके बच्चे भी आपकी तरह कलेक्टर बन पाए? कि जब उनकी ड्यूटी SIR में लगा दी जाती है, जब उनकी ड्यूटी कोई ना कोई शासकीय कार्य के लिए इलेक्शन में लगा दी जाती है, तो वो कैसे वो एजुकेशन दे पाए जो दतिया कलेक्टर्स का सपना देख रहे हैं कहीं ना कहीं? सेंसस, इलेक्शन जैसे कामों में लगाने से पढ़ाई प्रभावित होती है, ये इसमें मैं कोई डाउट नहीं है, इसमें सच बात है। ये भी है कि तमाम दतिया जिले में जो आंगनबाड़ियाँ संचालित हो रही हैं उन तक कहीं ना कहीं उच्च गुणवत्ता की जो पोषण आहार जाना चाहिए उन तक, वो नहीं पहुंच पाता है। बीच में भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर है। ऐसे लोगों के सवाल है, क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल सही बात। सबसे अच्छी बात तो एक बार मेरी वाइफ ही चली गई थी, जिसने गोद ली, वो सुबह 12 बजे चली गई, खुद वहाँ बैठ गए, आटा निकाला, खुद ही निकाला कि मैं ही खाना बनाऊंगी करके बच्चों के लिए। तो पता चला उसमें अच्छा नहीं है, कीड़े थे। कि जो धार्मिक क्षेत्र हैं, अपने रतनगढ़ धाम को लेकर बात करें तो आपकी क्या कर रहे हैं उसके लिए? आप आईएएस अधिकारी स्वप्न खेड़े के केबिन में घुसते हैं तो वो दरबारी आपको नहीं रोक सकता सीधे कलेक्टर से मिलने के लिए। ये आपने कुछ बड़ा बदलाव किया है कहीं ना कहीं। लोगों को ना मिलना और उनको लगातार बैठा के रखना, ये पाप से कम नहीं है। DSP संतोष पटेल के बारे में आपने जाना होगा, किस तरीके से वो गरीबी परिवेश में पले और उन्होंने एक DSP का सपना पूरा किया, एक जंगल में नौकरी की पहले, और एक ऐसे परिवेश से जिए कि उनको कभी कभी ऐसा लगता था पता नहीं सफलता होगी कि नहीं होगी। जी। क्या कहेंगे उनको लेकर? वो बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। मैं भी बहुत बार उनसे सीखता हूँ। अगर मैं UPSC में 2 बार फेल हुआ लेकिन पापा ने कह दिया कोई बात नहीं, फिर प्रयास कर, तो आपको डर नहीं लगता है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा अपने माता पिता का विश्वास, आशीर्वाद हमेशा साथ रखिए। नायक फिल्म आपने शायद देखी हो, तबातोड़ कार्रवाई, तुरंत एक्शन लिया जाता है आपकी कार्रवाई में, धड़ाधड़ सस्पेंड की भी कार्रवाई आपकी देखने को हमें मिल जाती है। और करते हो आपको डर नहीं लगता कि आपको कोई पॉलिटिक्स दबाव आ जाएगा? आपकी जन अदालत, राजा भैया पाल। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल, और आज आपकी जन अदालत न्यूज के पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत जो इस समय
किसी पर्चा के मोहताज नहीं है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दतिया के सुपरहिट कलेक्टर जिन्हें जननायक के नाम से जाना जाता है, स्वप्निल वानखड़े सर। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर सर आपका। धन्यवाद। पहला प्रश्न करना चाहेंगे, माँ पीताम्बरा माई की नगरी दतिया में आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनकी सेवा करने का आपको पूरा मौका मिल रहा है। कैसा लगा ये दतिया जिला और यहाँ के लोग, यहाँ का परिवेश? सबसे पहले माँ पीताम्बरा का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा भाग्य है कि मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, उनके भक्तों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, जो उनके श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तथा पूरे देश में माँ पीताम्बरा माई की नगरी में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और इसकी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं इस तरह। जी जी जी। और उस दरमियान जिस तरीके से IAS स्वप्न वानखेड़े की मैं उस ईमानदारी की मिसाल देना चाहता हूँ कि जब वहाँ पर भ्रष्टाचार की दीवार गिरती है तो किस तरीके से आप कार्रवाई करते हैं बेझिझक होकर के, तो इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाते हैं बिना किसी दबाव के? मैं यही कहूँगा और मैं जिंदगी भर यही कहता हूँ, हम कुछ नहीं करते हैं, सब माँ कराती है। तो मेरे में हिम्मत कहाँ से आई मैं कभी नहीं बता सकता, वो तो सर भगवान की है। लेकिन यहाँ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा क्योंकि हम पीताम्बरा ट्रस्ट की और पीताम्बरा के काम की बात कर रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य था वहाँ की जो गलत हो रहा है उसको ही ठीक करने का उद्देश्य था। कभी किसी मीडिया ने किसी उसको कुछ और दिखा दिया कि अरे इंटरफेयर किया जा रहा है, अंदर जा रहे हैं। तो क्योंकि आपने सही बात बोली कि उसके लिए थोड़ी हिम्मत हमें भी लगानी पड़ी, क्योंकि अगर घुसना है, आपको कुछ चीज़ें अच्छी करनी है तो थोड़ा बहुत ताकत तो लगानी पड़ेगी, हिम्मत लगानी पड़ेगी। हमने हिम्मत लगाई, लेकिन पूर्ण उद्देश्य उसका यही है कि वहाँ श्रद्धालु जब आए तो उसको ये ना लगे कि हमें ठगा जा रहा है। एक श्रद्धालु सबसे ज़्यादा दुखी तब होता है जब वह ठगा जाता है। हम जानते हैं कि अगर आप कुछ छोटा सा 100 रुपये का फाइन अगर गलत चीज़ के लिए भर दो तो हाँ आप दिन भर दुखी रहते हो कि अगर मुझे RTO पुलिस ने रोक दिया और लाइसेंस था और लाइसेंस घर में लाइसेंस रह गया और मैं दिखा नहीं पाया और मुझे 100 रुपये का फाइन पड़ा, तो आप 2 दिन तक दुख मनाते हो। लेकिन अगर उसको जैसे 10,000 का 50,000 का चुना लग जाए कि पूजा के नाम पे मेरा 50,000 निकल गया, ठग लिया गया, तो फिर वो बेचारा क्या सोचता होगा। और यहाँ से श्रद्धालु बड़े बड़े VIP आते हैं, कोई बिहार से आता है, कोई राजस्थान से आता है, कोई महाराष्ट्र से आते हैं, कोई दिल्ली से आता है। तो हमारी क्या इमेज लेके जा रहे हैं? अगर हमें हमारे बुंदेलखंड का, हमारे दतिया का नाम ऊपर करना है तो हमें उनको एक अच्छा वातावरण देना पड़ेगा और हमें दिखाना पड़ेगा कि हम ये श्रद्धा का स्थान है, पैसे कमाने का स्थान नहीं है। और यही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी चाहते थे, मैडम वसुंधरा राजे भी चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। वो भी यही चाहते, हम भी चाहते, जनता भी यही चाहते, आप भी यही चाहते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं 3-4 जो ना चाहते, इसलिए हमने वो मैंने कार्रवाई की है जी। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो वायरल होता है, अक्सर लोगों की नज़र उस पर जाती है, जिस तरीके से एक IAS अधिकारी बोलते हैं कि हम जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं, ना कि नेताओं के लिए, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले मैं एक कहना चाहूँगा कि जो वो सीन था जिसमें एक लोकल का नेता जो किसी पार्टी से भी जुड़ा नहीं था, खुद को नेता करता था, प्रभावशील, जिसके कारण पटवारी भी दबाव में आ रहे थे, हमारे ग्राम सचिव भी दबाव में आ रहे थे। और जो सही काम है, जैसे रास्ते की नाली किसी ने रोक के रखी है जिसमें पानी का पूरा भराव गाँव में हो रहा है, तो रास्ते की नाली को तो खोलना जरूरी है, नहीं तो कोई ना कोई डूब के भी मरेगा ही मरेगा आने वाले समय में। लेकिन किसी प्रभावशाली छोटे मोटे नेता के चक्कर में सब बर्बाद हो रहा है। कोई जनप्रतिनिधि समझदार वाले कभी ऐसा नहीं करेंगे जी, क्योंकि जनप्रतिनिधि सबको लेके चलना चाहते हैं। लेकिन जो नए नए नेता खुद को बोलते रहते हैं कि मैं ही यहाँ का बड़ा नेता हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, वो सब खराब कर देते हैं। तो तब मैंने ये बोला था कि भाई हम नेता के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग जनता के लिए काम करते हैं और जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर सुरक्षा ही नहीं कर पाओगे, कल मैं खुद ही डूब के मर सकता हूँ, कोई भी कुछ भी हो सकता है। अगर गड्ढा रास्ते में है तो मेरी गाड़ी क्यों नहीं जाएगी, मेरा बेटा जा रहा है, कुछ हो सकता है जी, कौन किसको पता है। तो सुरक्षा तो आपको करनी है। और किसी नेता के कहने के लिए आप वो इतनी बड़ी नाली जो कि पूरा पानी बारिश का ले जाएगी उसको रोक के रखे हो। आज बारिश नहीं, जैसे बारिश आ जाएगी पूरा भर जाएगा, तब मैंने ये बात कही थी। लेकिन जो गलत, जैसा आपने कहा कि गलत उसमें हो सकता है, तो मैं खुद ही कहता हूँ कि जनप्रतिनिधि सर्वोपरि है। हमारी डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, लोकशाही में जनप्रतिनिधि सर्वोपरि है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात
कि हम लोग जो भी काम करते हैं, जो शासन ने नियम बनाए, और शासन बनता है जनप्रतिनिधियों से, तो जनप्रतिनिधि हमारे लोकशाही में सबसे ऊपर है, उसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, जिसके लिए मैं और सभी अधिकारियों का रिगार्ड्स हमेशा ही रहेगा। जी, जिस अमेरिका में नशा मुक्ति का अवार्ड आपको दिया जाता है, उसी प्रकार से यदि जनप्रतिनिधि भी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और जनप्रतिनिधि भी वो जिम्मेदारियां निभाएं कि आईएएस सही काम कर रहे हैं तो हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए, तो किस तरीके से देखते हैं आप? जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ के लिए। दतिया में मैं बहुत ही लकी हूँ कि सबने मुझे सपोर्ट मिला है, सभी का सपोर्ट मिला है, तो इसके लिए मैं बहुत लकी हूँ। और ये बिल्कुल मैंने 110% सही बात है कि प्रशासन, मीडिया, जनप्रतिनिधि और जुडिशरी जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो हमने देखा है कि क्या नहीं होता है। इससे मैं सहमत हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ और माई की कृपा बनी रहे कि जनप्रतिनिधियों का साथ मिलता रहे, ताकि हम लोग भी खुल के अच्छे काम करते रहे। आईएएस के दफ्तर में जब कोई जाता था तो सबसे पहले वो दरबारी उसको मिलता था जो कहता था कि ये चिट आप हमें दे दीजिए, साहब अभी बिजी है, साहब बाद में मिलेंगे। लेकिन दतिया में जब हम जाते हैं, दतिया कलेक्ट्रेट में जब जाते हैं, दतिया आईएएस अधिकारी स्वप्न वानखेड़े के केबिन में घुसते हैं तो वो दरबारी आपको नहीं रोक सकता सीधे कलेक्टर से मिलने के लिए। ये आपने कुछ बड़ा बदलाव किया है कहीं ना कहीं। जी, ये मैंने 2 चीज़ों लोगों से सीखा था। मेरे पापा जो जब वो स्कूल टीचर थे तो वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पास जाने का प्रयास करते थे, उनकी समस्या के लिए उनको 2-2 घंटे बैठना पड़ता था, और मैं भी उनके साथ कभी कभी 1-1, 1.5 घंटे बैठा हूँ। तो मैं उससे सीखा था कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की। कलेक्टर के बाद तो बहुत दूर है, मैंने कभी कलेक्टर का पैर नहीं देखा है, कलेक्टर की कोई भी एरिया में मैंने पैर नहीं रखा है कभी नौकरी आने से पहले। कलेक्टर तो बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन तब पापा मुझे हमेशा कहते थे कि चाहे काम हो ना हो, कुछ काम हो सकते, कुछ काम नहीं हो सकते, कुछ काम नियमों के बाहर रहते, अपेक्षा करते लोग, कुछ काम नियमों से हो नहीं सकते, लेकिन लोगों को ना मिलना और उनको लगातार बैठा के रखना ये पाप से कम नहीं है। वो भी आप अपेक्षा से आया है, आप उसको बता दो कि ठीक है हम नियमों में नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप 4 घंटे बिठा के रखे और ना मिलते हुए जाओगे, उससे बड़ा पाप नहीं है। फिर मेरे कलेक्टर थे रीवा में इलैयाराजा साहब, वो भी मैं देखता था कि वो भिंड में कलेक्टर रहे हैं जी, तो उनसे भी मैं सीखा था कि लोग जो भी आए आपके ऑफिस के पास, जो भी आपसे मिलने आए, मिल के जाओ, चाहे आपको कितना भी लेट हो जाए। फिर वो कम से कम उसको ये तसल्ली है कि साहब से मिल के गया है, तो 10 में से ऐसे ही 6-7 काम हो जाते हैं। आपको तो आपके ऑफिस में बोलना है, सिर्फ 7-8 काम ऐसे हो जाते हैं। 1-2 काम ऐसे रहते हैं कि जो कभी नहीं हो सकते। न्यायालय में प्रकरण है, सिविल कोर्ट में चल रहा है, कुछ छोटे छोटे प्रकरण होते हैं, या जैसे रोड बनाना है जी, पुल बनाना है जिसमें शासन से प्रस्तावित होगा तभी होगा, लेकिन बाकी काम 70-80% हो जाते हैं। तो लोगों को खुशी होती है, और सबसे अच्छी खुशी की मुझे खुशी होती है कि जो आया वो बिना मिले नहीं गया। और मिलने से आपको शहर और जिले में क्या चल रहा है, कौन सा अधिकारी के यहाँ से ज़्यादा शिकायतें आ रही है, वो भी पता चलता है, और इससे उस अधिकारी को पता चलता है कि कलेक्टर साहब के पास हमारी ज़्यादा शिकायतें जाएगी तो उनको ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ गड़बड़ हो रही है। तो ओवरऑल वो बैलेंस करने का भी तरीका है, लोगों को भी समझते हैं और जिले को समझने का। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करने में भी 10 बार सोचना पड़ता होगा कि सीधी शिकायत कलेक्टर साहब से हो जाएगी। जी बिल्कुल। जब मैं शुरुआत में आया था तो मेरे पास कम से कम 15 से 20 शिकायतें रोजाना, खाद्यान्न नहीं मिला इसकी आती थी, मैंने अपनी गल्ला नहीं मिला जी, गेहूँ और जो मिलता है वो नहीं मिला, इसकी आदत थी। फिर हमने उसको लिस्टिंग करना शुरू किया कि कहाँ से आ रही है, किस एरिया से आ रही। फिर हमने एक दिन 60 दुकानें मैंने चिन्हित की हमारे 300-400 दुकानों में से, और मैंने बोला 60 अधिकारी सुबह 10 बजे रेडी किए। उनको बताया नहीं, वो जो मूवी था अक्षय कुमार की रेड की तरह, वैसे उनको बताया नहीं कहाँ जाना है। मैंने उनको एसडीएम को बोला कि मैं आपको प्रिंट आउट देता हूँ, उनको 10:30 बजे उनके हाथ में दे देना, 10:30 बजे उनको ऑफिस में बुला लो। 10:30 बजे उनके हाथ में दे दिया कागज, कहाँ जाना है और क्या क्या चेक करना है। उनको मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, ये है क्या, रजिस्टर है क्या, कितने लोगों के नाम लिखे। तो हमने 62 दुकानों को एक समय पे 10:30 से 1:30 बजे के बीच में चेक कर लिया, और 2 बजे रिपोर्ट आई, 4:30 बजे तक हमने सस्पेंशन की कार्रवाई शुरू कर दी। लगभग 11 दुकानें सस्पेंड कर दी। तो तुरंत वहां से लेके आज अभी 7 महीने से ज्यादा का समय हो गया, 6.5 महीने से ज्यादा समय हो गया है उस बात को। उसके बाद मुझे रोज 10 शिकायतें आती थी, महीने भर में भी 15-20 शिकायतें नहीं आती अब।
जी। तो बहुत माने हर दिन भी शिकायत नहीं आती है, तो इतना ज्यादा बदलाव आ गया, आप सब लोग डरने लग गए कि जांच कभी भी हो सकती है। तो हम लोग ये भी प्रयास करते हैं कि लोगों के पास पहुंचा कैसे जाए, और लोग अगर आते हैं किसी जगह से शिकायत आती है तो भ्रष्टाचार कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर रेवेन्यू की शिकायत आती है तो हम पटवारी का देखते हैं कि इसकी ज्यादा शिकायत आ रही है, तो हम वो एसडीएम को या तहसीलदार को पता चल जाता है कि साहब से ये आ रहा है हमारे पास कि देखो आपकी शिकायत आ रही है, तो वहाँ इंप्रूवमेंट होना लग जाता है। इसीलिए लोगों से मिलना, उनकी शिकायतों को समझना और वापस जाना ओवरऑल सिस्टम को इम्प्रूव करता है, भ्रष्टाचार को भी कम करता है। इस दौरान नेताओं की सिफारिशें नहीं आती हैं आपके पास कि इस दुकान को छोड़ दो? नहीं आती है एक्चुअली। आप जैसा आपने सवाल पूछा वो बहुत अच्छा सवाल है। आप जैसी इमेज बनाते हो उस तरीके से आप पे दबाव आता है जी। अगर आपने इमेज ऐसी बना ली कि मैं सुन लेता हूँ, आपने इमेज बना ली सब चलता है, जी। तो आपको उस तरीके से दबाव आएगा। जी। अगर आपने इमेज बना दी है कि नहीं आप नियम की बात करो, काम की बात करो, तो मैं कर दूंगा, नहीं तो नहीं सुनूंगा, तो उस तरीके से आती है। तो वो डेढ़ दो महीने में ऐसे ही हुआ कि समझ में आया कि नहीं फालतू की अपन बात ना करें, काम की बात करेंगे तो हो जाएगा। वो तो छोटे आदमी का भी हो जाए, किसी भी छोटे आदमी का, तो जनप्रतिनिधि का तो 100% हो जाएगा। लेकिन फालतू की बात अगर होगी कि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करो, इसने गलत कर दिया तो ये हमारा आदमी है, ये आए नहीं मेरे पास, क्योंकि शायद मैसेज चला गया था कि कार्रवाई होना है। जी। इस दौरान मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मैं तो आपके माध्यम से इस बात और एक प्रभारी मंत्री जी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आपके जिला के जिलाधीश का तो बड़ा भारी नाम है इस मामले में। देख रहे हो आप, कहीं कोई समस्या मुझे बताते हैं लोग, बताते तो गांव में पहुंच जाते हैं। वो तो सर भगवान का रूप माने जा रहे हैं आम जनता के लिए कलेक्टर साहब। तो जिस तरीके से जो वीडियो प्रभारी मंत्री स्वयं आपके इस तरीके से प्रशंसा कर रहे हैं, जनता यहाँ की भगवान आपको बता रही है। माई की कृपा है, लेकिन क्योंकि हमारे प्रभारी मंत्री जी बहुत अच्छे हैं और पूर्व मंत्री जी का भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। हमारे पूर्व गृह मंत्री थे, उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। हमारे प्रभारी मंत्री, सांसद जी, इनका सपोर्ट मिलता है। जब जैसे आपने कहा था जनप्रतिनिधि का सपोर्ट मिल जाए तो आप बहुत ही ताकत लगा के काम कर सकते हो। तो यहाँ उनका सपोर्ट मिला है और प्रशंसा उनकी मीडिया के स्तर पे होती है, तो हम में भी एक अलग ऊर्जा मिलती है। जी। बाकी हम तो वही काम कर रहे हैं जो करना चाहिए, जी। करते हुए जो है वही कर रहे हैं। एक समस्या यहाँ आ रही है, जिस तरीके से देखा जाता है अवैध रेत उत्खनन को लेकर सिहोड़ा क्षेत्र में गोलीबारी होती है, जगह जगह होती है, तो उस समय आप कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, अभी पिछले 15-20 दिन में गोलीबारी की अवैध रेत में समस्या आई है। उसका एक कारण था कि लगभग 25 दिन पहले हमारे पास NGT माने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का पत्र आया था कि यहाँ अवैध रेत हो रही है किसी 2-3 जगह पे सेवड़ा के थे। जी। तो हमने पिछले 20 दिन से लगातार कार्रवाई की है। 18 कार्रवाइयाँ हमने सिर्फ पिछले 7 दिन में की थी, जिसमें लगभग 57 तो ट्रैक्टर, 10-12 के आसपास JCB पकड़े थे और 15-20 पनडुब्बियां नष्ट की थी। अब होता यह है कि जो गांव में छोटे छोटे इलाके होते हैं उसमें से कोई ना कोई अपना ताकत लगा के रेत निकालते हैं, अवैध रेत। जैसे हमने कार्रवाई कर दी, उनको लगा अब उनके विरोधी ने शिकायत की, उनको लगा उनके विरोधी ने शिकायत की, तो ये मामला बड़ा गरमाया। उसी बीच में ये क्राइम की घटनाएं बढ़ गई। उनको लगा कि उसने की है। तो हमने SP साहब से भी डिस्कस किया था, इसी में उनकी काफ़ी लड़ाई हो रही है। जबकि पिछले 15 दिन में हमने सबसे ज़्यादा कार्रवाई की है। उसके पहले जनवरी के पहले इतनी कार्रवाई नहीं हुई थी, तो इतनी गोलीबारी कभी नहीं हुई। जैसे ही कार्रवाई हमने बढ़ा दी, उनको लग रहा है कि प्रशासन को कोई बता रहा है। अलग अलग टाइप के अलग अलग गुट उसमें इन्वॉल्व है। तो अब मैं मीडिया के सामने भी ये बात रखता हुआ 2-3 बार बताया कि कार्रवाई प्रशासन करती है तो किसी के कहने पे नहीं करती है। वो तो शासन का भी NGT का लेटर था कि ये इशू आ रहे हैं, और हम लोग भी इधर उधर से जो जानकारियाँ मिलती है, इनपुट्स मिलते हैं, इंटेलिजेंस जैसे हमारे अधिकारियों को भेजते हैं, पुलिस SP साहब की हमारी अलग टीम रखती है, इनपुट्स मिलते हैं तो हम लोग कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। इसलिए हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन ना कि किसी की गुट के कहने पे एक गुट को कर दिया, दूसरे गुट को नहीं किया, तीसरे गुट को कर दिया, चौथे गुट को नहीं किया। हजारों गुट चलते रहते हैं, इसलिए उनके गुट की कार्रवाई नहीं करते। तो किसी को भी भ्रमित नहीं होना है कि इसने इन्फॉर्मेशन दी। जिस दिन चले गए, जिस दिन मिल गए, जो पकड़ लिया वो पकड़ लिया। उन्होंने दूसरे गुट को नहीं बोलना चाहिए, उनके विरोधी को, कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि उनके भी दूसरे दिन उनको भी पकड़ा जाता है। तो ये इसीलिए यहाँ अभी गोलीबारी
ज़्यादा में हुई है। अब हम लोग अवैध हथियार जहाँ वहाँ चल रहे हैं उसके ऊपर एसपी साहब और हमने अब अभियान चलाया है कि जो भी अवैध हथियार हो रहे हैं उस पर रेड करा भी रहे, उसमें सफलता भी मिली है। और लीगल वेपन्स जिसके पास है और जिसका कहीं भी एफआईआर में नाम है उसके लीगल वेपन भी हम लोग लाइसेंस कैंसिल करा रहे, उसमें भी काफ़ी हमें सफलता मिल रही है। एक समय था दतिया जिले में बहुत सारे बंदूक के लाइसेंस बनते थे, घर घर बनते थे, लेकिन अब एक पोजीशन आपने ऐसी लाकर खड़ी कर दी है कि बंदूक के लाइसेंस नहीं बन रहे हैं लोगों के। नेताओं के फोन नहीं आते आपके पास? फोन आते हैं कि नहीं वो अलग बात है, उसको मैं अलग रखूंगा। लेकिन क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में, चंबल क्षेत्र में थोड़ा सा क्राइम रेट ज़्यादा रहा है, बंदूक हथियार काफ़ी ज़्यादा रहे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने खुद ही ये पर्सनल पॉलिसी मैंने अपनाई कि ज़्यादातर बंदूक के लाइसेंस ना ही दिया जाए जब तक कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत नहीं। जैसे बैंक ने मांगा कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए चाहिए तो लाइसेंस दिया जाए, कंडीशन पूरी देख के दिया जाए, अन्यथा लाइसेंस ही नहीं दिया जाए। क्योंकि मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि एक गन लाइसेंस मैंने दिया, आपको लगता है कुछ नहीं है, एक लीगल गन लाइसेंस के पीछे 10-15 इलीगल गन अंदर आती है, क्योंकि वो तो व्यापार है, कोई ना कोई इलीगल व्यापार करता ही होगा। तो आप जैसे जैसे गन लाइसेंस देते हैं वो लीगल आता है, लेकिन पीछे वाला व्यक्ति उसका फायदा उठा सकता है, जो भी जाने अनजाने में, किसको पता है किसको नहीं पता, लीगल वाले को भी नहीं पता शायद ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो व्यापार है तो उनको पता जाए यहाँ तो 50 गन लाइसेंस ऑलरेडी है, तो हम लोग 50 इलीगल भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस एरिया में। तो जो व्यापार करने वाले होते हैं वो इलीगल लाइसेंस भी बढ़ाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ओवरऑल ही गन लाइसेंस को ड्रास्टिकली डाउन किया है। मैंने पिछले 8 महीने में कोई भी गन लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया है, चाहे कोई भी दबाव आया हो, कुछ भी आया हो, मैंने नहीं किया। और हम लोग प्रयासरत हैं कि इलीगल गन्स है उस पर भी हमने कंट्रोल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे वो भी कंट्रोल हो रहा है। और प्रयास रहेगा कि जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक हम गन लाइसेंस नहीं देंगे। जी, एक सवाल आपसे, अमेरिका में नशा मुक्ति का अवार्ड आपको दिया जाता है, तो मिला है अमेरिका में, ये किस स्तर से आपको दिया गया? हम लोग नशा मुक्ति में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग सभी जानते हैं नशा मुक्ति में हम भारत और स्पष्ट मुख्य रूप से जो सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया भी है, उसमें बच्चे लोग जो है पर्टिकुलरली स्कूल के बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं से है, वो नशे के आदीन हो जाते हैं और जिसके कारण फिर उन्हें लत लग जाती है और वो सही और गलत में फ़र्क नहीं करना जानते, जिससे बहुत सारे क्राइम होते हैं जिसमें बंदूक जल्दी से रखना, फिर चोरियाँ करना, ऐसे बहुत सारे क्राइम बढ़ते हैं। तो उसको मद्देनज़र हमने ये मुहिम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हम एक साथ नवरात्र के आसपास एक मुहिम चलाएंगे जिसमें हर स्कूल में हर बच्चा, हर कॉलेज और ऐसे हर व्यक्ति जो हमारे पास कनेक्शन में हो, उन सबको, सरकारी हो प्राइवेट हो, तो उनको हम प्रयास करेंगे, समूहों की महिलाएं, उनको हम प्रयास कराएंगे कि उनको नशा मुक्ति के बारे में समझाएं, नशे के गलत परिणाम को समझाएं और नशा मुक्ति की शपथ कराएं। तो उसमें हम लोगों ने ये प्लानिंग किया था वो प्लानिंग हमारी काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल रही थी। उसके 2 कारण भी थे, क्योंकि नवरात्र में सब लोग बाहर आते हैं तो वो हमें एक मौका मिल गया था और कॉलेज स्कूल को हमने उस टाइम पे पिकअप किया था जिस टाइम पे अगर 2 भी शिफ्ट में चल रहे तो सभी बच्चे एक साथ मिल जाए, इसलिए हमें काफ़ी अच्छी इसमें सफलता मिली थी। जी, आप 2016 बैच के IAS अधिकारी हैं, इससे पहले आपकी सेवाएं कहाँ पर रही? मैं पहले इंडियन रेवेन्यू सर्विस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, असिस्टेंट कमिश्नर, जो मैं नागपुर में शुरू किया मैंने। तो वहाँ से ही फिर मैं IAS में आया। ट्रेनिंग के बाद मैं होशंगाबाद में पहले था, जो कि अभी नर्मदापुरम है। उसके बाद मैं राजनगर खजुराहो में लगभग 1.5 साल वहाँ SDMशिप की। उसके बाद रीवा CO ज़िला पंचायत में लगभग 3.5 साल रहा और जबलपुर नगर निगम कमिश्नर 1 साल रहा और सतना ADM भी 1.25 साल रहा। उसके बाद में दतिया आने का भाग्य मिला। मुझे नहीं लगता कि दतिया में जो रिकॉर्ड आपने दर्ज किया है वो रिकॉर्ड कहीं किसी IAS अधिकारी ने कर पाया हो। अभी ग्वालियर चंबल की बात करते हैं, रिकॉर्ड तो नंबर्स के लिए होता है, हमें मुझे उससे ज़्यादा खुशी ये मिलती है कि लोग जब कहते हैं कि हमारी बात सुनी जाएगी जी, उसमें मुझे ज़्यादा खुशी आती है। ठीक है, रिकॉर्ड तो एक अपने नंबर से एग्ज़ाम में कितने नंबर आते हैं और हमें सही में कितना ज्ञान आता है, इसमें फ़र्क होता है।
तो ऐसा ही है कि रिकॉर्ड तो ठीक है मेरे खुशी के लिए है, लेकिन सच्ची खुशी जो होती है जब लोग कहते हैं कि हमें सुना जाता है। कभी कभी निराकरण हम कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, लेकिन सुना जाता है। लोग कहते हैं, जब स्कूल में जाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हम साहब को पहचानते हैं, कलेक्टर साहब कौन है। कभी कभी वो पूछने आते हैं कि IAS कैसे बनना, तब वो खुशी है। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये तो पार्ट हो गया नंबर्स का। से करना चाहेंगे जिस तरीके से आपकी एजुकेशन की बात की जाए तो आप महाराष्ट्र की एक स्कूली, आपकी जो 12वीं तक आपकी शिक्षा रही है वो एक गांव में एक शासकीय स्कूल में रही है। आपकी शासकीय स्कूल में आपने पढ़ाई की है और वहां से IAS स्वप्न वानखेड़े का सपना सच होता है, एक कलेक्टर बनते हैं आप। दतिया जिले के अंदर यदि हम स्कूलों की बात करें तो शासकीय स्कूलों में शिक्षक क्या वो एजुकेशन दे पा रहे हैं कि उनके बच्चे भी आपकी तरह कलेक्टर बन पाए? हाँ जी, बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। जैसे जैसे हम समय जा रहा है वैसे वैसे प्राइवेटाइजेशन स्कूल के ज़रूर हो रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। लेकिन इस टाइम में भी सरकार ने नई नई नीतियाँ अपनाए जिसमें PM श्री स्कूल हमने बढ़ाए हैं, एक्सीलेंस स्कूल बढ़ाए, सिंधी पानी स्कूल आए हैं, JNV और केंद्रीय विद्यालय। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सही है कि कुछ स्कूल जो गाँव में है उनकी क्वालिटी ख़राब है, जिसमें हमें शिक्षकों की क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट करना है। इसके लिए हमने पिछले 1 साल में सबसे पहले फोकस किया कि शिक्षक स्कूल में जाए जी। उसके लिए हमने अटेंडेंस पे पूरा फोकस कर दिया कि अटेंडेंस से ही हम अटेंडेंस लेंगे। फिर मीडिया से हमें शिकायत आई है कि उनके पास मोबाइल के लिए उनको टावर में चढ़ना पड़ता है, उनको पेड़ पे चढ़ना पड़ता है। तो ऐसे अगर शिकायत आती तो मैंने बोला कि 10 लोग 15 लोग छोड़ देंगे, 4000 है, 50 भी छोड़ देंगे कि उन जिनको नहीं आ रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उनके चक्कर में मैं 4000 का अटेंडेंस बंद नहीं करूंगा जी। उनको मैं आप अटेंडेंस से बाहर निकाल दूंगा और बाकी लेकिन 3900 को तो आपको अटेंडेंस देनी पड़ेगी। और उसका अच्छा रिजल्ट भी आया, अटेंडेंस बढ़ गए, लोग स्कूल में जाने लगे। अब स्कूल से लोगों की बातें आने लगे कि हाँ टीचर तो अब स्कूल में रहने लगे। तो पहला हमने कर दिया है। अब दूसरा हम लोग जा रहे हैं कि कैसे भी करके जो कॉपी है 10वीं 12वीं में जो फर्जी कॉपियाँ होती है उसको रोक दिया जाए। और अब हमने उस पे ऊपर पूरा स्ट्राइक डाउन किया है। मैं खुद सेंटर्स पे 10वीं 12वीं के जब जब इम्पोर्टेंट पेपर है, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उस पर 1-2 बार मैं गया, वो मेरी पूरी टीम गई है। और स्ट्रांगली CCTV बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और मैंने सभी CCTV के कैमरे की फुटेज इंपॉर्टेंट स्थानों की मंगाई है मैंने कि हर पेपर की इन पेपर की मुझे चाहिए। तो उसके कारण भी मैंने कॉपी पे कंट्रोल हुआ। तो अब हमें पता चलेगा कि कहाँ खराबी है जी, कौन सा एरिया है कि जब पढ़ाते नहीं है। अब उनके ऊपर हम उस तरीके से काम करेंगे जी। तो इससे कहीं ना कहीं एजुकेशन डेवलप होगा दतिया का। एकदम से डेवलप नहीं होगा, लेकिन कम से कम हम एक शुरुआत कर रहे हैं कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं शिक्षकों के लिए कि आपको काम करना पड़ेगा। नौकरी कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट तो देना पड़ेगा जी। तमाम शिक्षकों की तरफ से वो सवाल करना चाहूँगा जो उन्होंने फेसबुक पर हमें लिखा हुआ है। उनका सवाल है कि जिस तरीके से वो एजुकेशन अच्छी देना चाहते हैं, आपका सपना सच करना चाहते हैं वो तमाम शिक्षक, लेकिन जब उनकी ड्यूटी SIR में लगा दी जाती है, जब उनकी ड्यूटी कोई ना कोई शासकीय कार्य के लिए इलेक्शन में लगा दी जाती है, तो वो कैसे वो एजुकेशन दे पाए जो दतिया कलेक्टर उसका सपना देख रहे हैं कहीं ना कहीं जी। तमाम ड्यूटियाँ लगा दी जाती है। हाँ बिल्कुल सही है कहना आपका, ड्यूटियाँ लगा जाती है। लेकिन फिर मैं कहूँगा 4000 टीचर हमारे पास है जी। SIR में लगते हैं 400, 300, 700 पकड़िए जी। 3300 तो नहीं लग रहे ना जी। तो हम लोग 700 के लिए 3300 को हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। माने उनका क्या, वो क्या कर रहे हैं फिर, पहली बात। दूसरी बात, हम हमेशा देखते हैं कि जो कर सकता है, जैसे यंग टीचर्स रहते हैं उनको लगाते हैं ताकि। तीसरी बात ये भी देखते हैं कि स्कूल की पढ़ाई ना करो। SIR एक एक्सेप्शन है कि जो 23 साल बाद आया है, हर बार नहीं आता है। नहीं, और भी जिम्मेदारियां रहती हैं। सेंसस भी रहेगा जिसमें भी हमें कुछ लोग लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम लोग ये प्रयास करते हैं कि बाकी स्कूल की फंक्शनिंग चलती रहे। जब कहीं किसी स्कूल से ज़्यादा टीचर लग जाते हैं तब हम वहाँ वो स्कूल में उस टीचरों को कम करते हैं, कोई और लगाते हैं। इस बात से कोई मैं मुंह नहीं फेरूंगा कि टीचर को SIR, सेंसस, इलेक्शन जैसे कामों में लगाने से पढ़ाई प्रभावित होती है। ये इसमें मैं कोई डाउट नहीं है, इसमें सच बात है। लेकिन शासन के निर्देश है और हमारे पास लोकशाही को भी चलाना है, तो हमें कहीं ना कहीं से लोग उठाने पड़ते हैं।
तो जैसे हम आशा कार्यकर्ता तो नहीं ले सकते, नहीं तो हेल्थ ही एकदम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही चॉइस बचता है कि शिक्षा को हम कुछ शिक्षकों को हम ड्यूटी ले ले, बाकी शिक्षकों से चलाएं। लेकिन ये हमारी जरूर शासन की कमी है कि हमें उस पर फोकस करना रहता है। जी, उस समय जो पढ़ाई हुआ करती थी उस समय आप उस विद्यालय के, अब मैं विद्यालय का नाम जानना चाहूंगा जहाँ से आप IAS बने, 12th तक जहाँ तक मैं पहली से चौथी तक माध्यमिक शाला, जो सरकारी शाला होती है, शासकीय माध्यमिक शाला, उसी में रहा हूँ। और माध्यमिक शाला के टीचर आप जानते हैं, छड़ी के भी बिना बात नहीं करते थे। मुझे याद है कि हम 11 का 12 का पढ़ा बोल रहे हैं, टेबल्स 12 बार 24, और अगर नहीं किया तो दंड से लगता था। मैंने खूब बचपन में, आज का ज़माना नहीं है वो, और आज मार भी नहीं सकते आप, लेकिन तब हमने ज़रूर खाई है। और उसी स्कूल से हम आगे बढ़े। उसके बाद जवाहर नवोदय विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल में मैं 7 साल पढ़ाई की। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग किया सरकारी स्कूल में। वो उस टाइम के टीचर्स की भूमिका अलग होती थी। इस टाइम में टीचर्स इतने स्ट्रांग नहीं बन सकते क्योंकि नियम अलाउ नहीं करता। उस टाइम में आप बच्चों से मुर्गा बनाओ, धूप में खड़ा करो, पेरेंट्स ओके रहते थे कि ठीक है मेरा बच्चा बन रहा है। आज वो नहीं स्थिति रही। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जो मुझे पढ़ाई मिली है गवर्नमेंट स्कूल से ही मिली है, और लकीली अच्छे स्कूल्स मिले हैं। जी, अब जिस तरीके से आपने दतिया जिले में नशा मुक्ति अभियान चला करके अमेरिका में दतिया का नाम रोशन कर दिया, हम चाहते हैं कि दतिया जिले की एजुकेशन भी उस हिसाब से काम करे, उसमें आपका रिकॉर्ड दर्ज हो, तो एक बहुत बड़ा सपना सच हो सकता है। बहुत सारे IAS स्वप्निल बानखेड़े बन सकते हैं दतिया जिले में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा पे मैं काम करना चाहता हूँ, काम भी करेंगे। और अगर कुछ लोग MPPSC में और कुछ लोग UPSC में सिलेक्ट हो गए तो मैं कहूँगा कि हमने अच्छा काम किया है। फिर बिल्कुल, जिस तरीके से दतिया की आंगनवाड़ी को आपने गोद लिया है, और उस पर कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी है कि तमाम दतिया जिले में जो आंगनवाड़ियाँ संचालित हो रही हैं उन तक कहीं ना कहीं उच्च गुणवत्ता की जो पोषण आहार जाना चाहिए उन तक, वो नहीं पहुंच पाता है। बीच में भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर है। ऐसे लोगों के सवाल हैं, क्या कहेंगे? जी जी, बिल्कुल सही बात है कि जो पोषण आहार में काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई थी, उसके लिए हमने जॉइंट कलेक्टर को लगाया। अब हमारे पास जो भी आते हैं, बिल आए थे, उसको वेरीफाई किया गया। सबसे अच्छी बात तो एक बार मेरी वाइफ ही चली गई थी जिसने गोद ली। वो सुबह 12 बजे चली गई, खुद वहाँ बैठ गए, आटा निकाला, खुद ही निकाला कि मैं ही खाना बनाऊंगी करके बच्चों के लिए। तो पता चला उसमें अच्छा नहीं है, कीड़े थे। मेरे को फ़ोन किए कि अरे यहाँ तो ऐसा हो रहा है, क्या करना है? तो मैंने बोला आप मुझे नाम बताओ, मैं पहले किसी को भेजता हूँ, सरकारी आदमी को, चेक तो कराए। वो तो गए, पता चला कि सही में वो कीड़े थे। वो खाना नहीं खिलाया था, अलग बात है। फिर हमने तत्काल वहाँ कार्रवाई भी की है। और ये भी सही है कि गुणवत्ता अच्छी नहीं है, इसके लिए हम लोग अब जो बिल्स आ रहे हैं वो वेरीफाई कर रहे हैं कि जितने बच्चे आंगनबाड़ी में क्या उतना बिल आ रहा है या उससे ज़्यादा आ रहा है। कि अगर आपके पास 60 बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं तो 60 एनरोल होते हैं, तो 60 तो बच्चे खाना नहीं खाते। तो हम उसको भी नज़दीक से चेक कर रहे हैं। अब मेरे पास जो डेटा आ रहा है उसको रैंडमली हम अधिकारियों को भेजते हैं कि देखना यार लगातार 45 बच्चों के अटेंडेंस जा रहे हैं, एक दिन जाके देखो 45 है कि नहीं। तो CO जिला पंचायत साहब हमारे वो भी एक्टिवली चेक करते रहते हैं। तो इससे थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है। तो उसमें वो जो 4-5 महीने पहले स्थिति थी उसमें वो काफ़ी कमी आई है। अब पोषण में वो क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया है, और जो फर्जी बिल लगाने का चांसेस जो बनता था वो कम हो गया है, जिसमें मैं भी कहूँगा कि अब हमारा जो बजट है वो कम हो गया है ओवरऑल पोषण आहार का। जी, एक अगला सवाल करना चाहेंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नवग्रह मंदिर का निर्माण कराया, पूरे देश में रोचक और पूरे देश का ध्यान गया, एक अच्छा वातावरण कहीं ना कहीं दिया है उन्होंने। माँ पीताम्बरा माई के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। आज कहीं ना कहीं दतिया जिले के IAS अधिकारी स्वप्न बानखेड़े भी उस पर अच्छा काम कर रहे हैं। दतिया जिला पूरा धार्मिक नगरी है, कहीं ना कहीं जाना जाता है। तो दतिया जिले के जो धार्मिक क्षेत्र हैं, अपने रतनगढ़ धाम को लेकर बात करें तो आपकी क्या कर रहे हैं उसके लिए आप? रतनगढ़ धाम में अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हमने किया है। लगभग 20 से 25 लाख लोग जब दर्शन करने गए तो किसी को भी 1 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगा दर्शन करने के लिए। तो 1-2 दिन में 25 लाख लोगों को तुरंत दर्शन कराना, ये हमारे लिए अच्छी उपलब्धि रही है। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कराई, रोड पूरे ओपन करा दिए, ब्रिज घाट निर्माण करने के लिए शासन को बता दिया, जो CM साहब ने अभी घोषणा भी की है।
तो वहाँ पीएचसी नई बन रही है हेल्थ सेंटर के लिए, वहाँ रोपवे के लिए हमने प्रस्तावित किया है, तो रोपवे भी बनेगा जी। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें बनी है। और जैसे आपने कहा कि माननीय पूर्व गृह मंत्री जी ने दतिया के लिए बहुत किया है, कि उनका विकास दिखता है कि आप जहाँ जाओगे उनके कार्य दिखते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि आने वाले समय में उनके द्वारा और भी अच्छे कार्य हो, ताकि दतिया का विकास आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खुशखबरी आपको मिल रही है दतिया आईएएस कलेक्टर महोदय के द्वारा कि अब रतनगढ़ धाम पर जो ऊंची ऊंची सीढ़ियां हमारे भक्त लेकर चढ़ते थे, तो वो तमाम महिलाएं जो हार्ट अटैक की पेशेंट हैं, तो अब उनको रोपवे बनने जा रहा है। कलेक्टर साहब की ये सोच है, आगामी समय में बहुत अच्छे से आप लोग दर्शन कर पाएंगे। तो रतनगढ़ धाम के लिए एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं आप देने जा रहे हैं, इसके लिए मैं तमाम दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित यहाँ पर करना चाहूँगा। और कहीं ना कहीं नशा मुक्त बनाने का जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का सपना है कि धार्मिक नगरी में नशा ना हो, उस पर भी आपने रोक लगाने में कामयाबी हासिल की है, जिसका अमीर के जैसे वहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज आपने करा दिया है। इसके बाद भी यदि कहीं नशा होता है तो उस पर आप किस तरीके से कार्रवाई करेंगे, किस तरीके से एक्शन लेंगे आप? कार्रवाई तो लगातार जारी रहती है, हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। पिछले 2-2.5 महीने में हमने काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई की है। कार्रवाई तो करते रहते हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर लीगल दारू बनाते हैं, कच्ची दारू बनाते हैं, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कार्रवाई हो रही है। लेकिन सिर्फ कार्रवाई से काम नहीं होता, लोगों को अवेयर करना, लोगों को समझाना, पर्टिकुलर बच्चों को समझाना का ज़रूर इम्पोर्टेंट रहता है, इसमें हम लगातार उस पर प्रयासरत हैं। शिकायत कैसे दर्ज आप करा सकते हैं जिस गाँव में अवैध शराब का विक्रय हो रहा है, जिस क्षेत्र में बन रहा है? वो तो हमारे पास 3-4 पॉइंट्स है। पहले सीएम हेल्पलाइन से आते हैं, जो कि ओपन रहता है। दूसरा, मैंने हमारा नंबर एक जारी किया था जिसमें पर्सनली मैसेज लोग करते हैं, जो मेरा अलग ही नंबर रखा है मैंने, जो शिकायत के लिए रखा है, उससे हम लेते हैं। एक बार हमें गांजा बेच रहा था, यहाँ के शिकायत मिली थी, यही दतिया की शिकायत मिली। चुपचाप से हमने मैंने किसी को ना बताते एसडीएम की टीम को भेजा और पूरा का पूरा बड़ा गांजा का जब्त किया था। तो जो शिकायत मिलती है, कभी मीडिया से चुपचाप से मिल जाती है, खबर नहीं प्रकाशित करते, मेरे से भेज देते हैं, उससे मिलती है। तो ऐसे अलग अलग जगह से मिलती है, तो हम कार्रवाई ज़रूर करते हैं। तो इंद्रगढ़ में भी तमाम अवैध कॉलोनी बनी है, उसके लिए आपका क्या कहना है? कॉलोनियों के लिए हमने नोटिस जारी किए है, रोक भी लगाई है, बहुत सारे कॉलोनीज पे रोक लगाई है, रजिस्ट्री पे रोक लगाई है। और जैसे जैसे हमारे पास तहसीलदार और एसडीएम से रिपोर्ट आ रही है, उसमें कार्रवाई करते जा रहे हैं। और जहाँ अगर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कॉलोनी अगर लोगों को बेची गई है, तो हमारा पहला प्रयास है कि वहाँ रोड, नाली, पोल बन जाए, ताकि लोगों को सुविधाएं मिल पाए। अगर नहीं बनेंगे तो उनके खिलाफ हम फिर एफआईआर भी करेंगे। जी, कि एक नायक फिल्म आपने शायद देखी हो, ताबड़तोड़ कार्रवाई, तुरंत एक्शन लिया जाता है आपकी कार्रवाई में, धड़ाधड़ सस्पेंड की भी कार्रवाई आपकी हम देखने को हमें मिल जाती हैं। तो ये जो हिम्मत आप जुटा पा रहे हैं, ये क्या सोचते हो उस दरमियान जो आप कार्रवाई करते हो, आपको डर नहीं लगता कि आपको कोई पॉलिटिक्सल दबाव आ जाएगा? बिल्कुल, आपकी बात सही है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा होता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय लेट होता है तो न्याय नहीं होता है जी। तो हम लोग, मैं खुद से ये प्रयास करता हूँ कि अगर न्याय देना है तो समय पे दे दो, नहीं तो उस न्याय की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हमें करना है तो जल्दी करो। उसमें ज़रूर आपने जैसा कहा कि हम लोग अधिकारी हैं, अधिकारी, हम डेमोक्रेसी में काम करते तो जनप्रतिनिधि के साथ काम करते हैं, और जो जैसे हमारे मंत्री या विधायक होते हैं हमसे ऊपर रहते हैं, जो कि मंत्री जैसे नियम बनाते हैं, हर विभाग के अपने अपने नियम होते हैं, तो उनके डायरेक्शन में ही काम करते हैं। कभी कभी गलत हो सकते हैं, हम गलत हो सकते हैं, कभी कभी गलतियां होती हैं, कभी कभी हमें ऑफ द रूट मदद करनी पड़ती है कि भाई जैसे एम्बुलेंस चाहिए, अब एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं है, बिल पास करने के लिए तो 3 घंटे लग जाएंगे, तो कभी कभी हम बोलते हैं भाई तू उधार रख, मैं कर दूंगा, बिल लेट पास कर दूंगा। नियम कायदे से तो बिल पहले पास कर देना चाहिए, लेकिन वो मर जाएगा जी। तो हमें नियम थोड़ा सा इधर उधर करके बिल बाद में पास कर दिया, लेकिन पहले डीजल भर दो, पर जाओ तुम उसको बचा लो जान, ग्वालियर ले जाओ, झांसी ले जाओ, जैसे भी, या अपने सिविल अस्पताल ले जाओ। ऐसे में हो सकता है हमें निर्णय जल्दी लेना पड़े और नियम को क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी आता है, जैसे आपने बताया। तो कभी कभी लगता तो है कि अपने को कहीं गलती ना हो जाए, और लोग भी उत्तेजित कभी कभी होते हैं, तो गलतियां होने के चांस होते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि सब भगवान की कृपा है,
माँ जैसे चाहेगी वैसे होगा, भगवान जैसे चाहेगी वैसे होगा। चाहेंगे कि आप ये फोन कैसे अटेंड कर लेते हैं, कैसे लोगों के मैसेज देख लेते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में आते हैं मैसेज। लोग तो कल्पना नहीं कर सकते कि दतिया कलेक्टर सीधा फोन रिसीव कर लेते हैं या फोन पे उनकी समस्या का निराकरण हो जाता है। ये तो बिल्कुल नायक फिल्म का सीएम की तरह है कि आप फोन डायल करो और तुरंत एक्शन। जब कभी कभी कॉल करते हैं, हर बार कॉल नहीं उठा पाते, इसलिए मैं दूसरा नंबर दिया है, तो वो लोग कॉल उठा लेते हैं। और वो क्योंकि मेरे से सीधा जुड़ा है, मेरा ही नंबर है वो, तो हम लोग तुरंत इस अधिकारी को भेजते हैं, मेरे को आ जाता है। कभी कभी जब कॉल नहीं उठा, जैसे मीटिंग में है, तो मैं उनको मैसेज डाल देता हूँ कि व्हाट्सअप कर दो जल्दी से। हाँ, लेकिन वो मैसेज तो आपका रिप्लाई तो आता है कहीं ना कहीं, लोगों को उम्मीद है आपसे, तो मैसेज कर देते हैं, तो वो फिर हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उसमें एक कार्रवाई होती है। तो कॉल अगर उठे ना उठे, मैंने उठता भी है, कभी नहीं भी उठता है, तो भी वो जो पहुंचाना चाहते वो मेरे पास पहुंच जाता है और आगे कार्रवाई शुरू हो जाती है, इसलिए लोग कॉल करते हैं। तो यही है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये तमाम आईएएसओ के लिए जो लोगों की भ्रांतियां रहती हैं कि हमारी समस्या का निराकरण नहीं होगा, लेकिन जब वो दतिया की तरफ देखती हैं तो ऐसा लगता है कि अनूठा उदाहरण आपने पेश किया। ये कोई तारीफ नहीं है, एक हकीकत है जी। हमसे तमाम दर्शकों की तरफ से हमने जाना भी है और समझा भी है। सवाल आपसे करना चाहेंगे, आप सफल आईएएस के तौर पर आप देखे जाते हैं, तमाम हमारे विद्यार्थी इस समय तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो वो कैसे अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएं और कैसे वो तैयारी कर सकेंगे इसके लिए? जी, हम सभी जानते हैं कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है और उसके लिए चाहिए डिसिप्लिन, जो अनुशासन है। डिसिप्लिन आप इसलिए मत कीजिए कि किसी को दिखाना है, मैं 6:30 बजे 5:30 बजे उठ रहा हूँ क्योंकि पापा को दिख रहा हूँ मैं उठ रहा हूँ और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ट्यूशन जाना है इसलिए मैं 4 बजे उठ रहा हूँ, उसको डिसिप्लिन नहीं कहते, उसको स्केड्यूल कहते हैं, जो नियमित रूप से। अगर आप सही में अनुशासित हो तो अनुशासित तब कहेंगे जब आपको कोई ना देख रहा हो लेकिन आप खुद से कर रहे हैं। अगर ये आप कर रहे हैं तो आप अनुशासित है। अगर मैं पूजा करना है तो मैं किसी को दिखाने के लिए पूजा कर रहा हूं तो वो पूजा नहीं है, लेकिन मैं अंतर्मन से कर रहा हूं तो पूजा है। अनुशासन भी ऐसा है कि किसी की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप से 3 घंटे, मैंने आपने डिसाइड कर लिया कि 1.5 घंटा मैं पढ़ूंगा, मैंने पढ़ूंगा, उठूंगा नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, मैं खुद के लिए कर रहा हूं, वो अनुशासन है। अगर ऐसा अनुशासन आपके पास है तो आपके सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा कि हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है। बहुत अच्छे प्रभावशाली व्यक्तित्व या विद्यार्थी सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन के शिकार हो जाते हैं। मोबाइल हो गया, शराब हो गया, पार्टी हो गई, प्रेम प्रसंग हो गया, सब अपने आप में अपने लेवल के लिए हो सकता है उनके लिए अच्छे भी हो, मैं उसमें कमेंट नहीं करूंगा प्रेम प्रसंग अच्छा है नहीं है, मूवी देखना अच्छा है नहीं है, वो अपने लिए ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है कि किसी एक चीज को पाने के लिए, जैसे आप सपने अगर रखते हो तो डिस्ट्रैक्शन आपको लगता जरूर छोटा है लेकिन आपके बड़े सपनों को मारता है। छोटी छोटी चीजें माने इमीडिएट सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है कि जैसे मोबाइल देख लिया, क्या हो रहा है, 2 रील देखा तो आपको इमीडिएट सेटिस्फेक्शन मिल गया, लेकिन आपके बड़े सपनों को धीरे से मार रहा है, आपको पता ही नहीं है, तो धीरे से जहर दे रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो जहर अपने बॉडी में घुस रहा है। तो डिस्ट्रैक्शन एक स्लो पॉइजन है जो आपको दिखता नहीं है उसका असर, लेकिन अंत में सब कुछ खत्म कर देता है। तो ये 2 चीजें अगर हमारे जो विद्यार्थी लोग हैं वो इस 2 चीजों को कि अनुशासन जब कोई ना देख रहा हो तब रहे, उसमें सब कुछ आ जाता है फिर, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे तो सफलता के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। तमाम वो लोगों को देखा जाता है कि जब वो लक्ष्य के करीब होते हैं तब उनके जीवन में एक ऐसा हादसा होता है कि वो कहीं ना कहीं सुसाइड करने की नौबत आ जाती है, ऐसा देखा जाता है। तो वो डिप्रेशन से कैसे बचें, कैसे डिप्रेशन को वो इग्नोर करें? बिल्कुल, डिप्रेशन आता है फेल्योर के कारण जी। मैं ये बोलूंगा फेल लेकिन फेल बेटर। फेल हो जाओ, फिर फेल हो जाओ, फिर फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले फेल से बेटर होना चाहिए दूसरा फेल, माने मार्जिन आपके कम होना चाहिए। दूसरे फेल से बेटर होना चाहिए तीसरा फेल, मार्जिन कम होने चाहिए। तो फेल्योर का जो स्ट्रेस है वो आपका हमेशा कम रहेगा। अगर आपका मार्जिन बढ़ गया फेल्योर का तो आप उसको छोड़ दीजिए, फिर क्या फायदा। अगर आप फेल हो रहे हो लेकिन मार्जिन ही नहीं कम हो रहा, फेल बट फेल बेटर, अगेन फेल
बट अगेन फेल बेटर। तो आपका वो स्ट्रेस लेवल कम रहेगा और आप खुद को जांच पाओगे कि नहीं मैं नजदीक आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, आपका स्ट्रेस कम रहेगा। अगर जैसे मैं अगर प्रीलिम्स को इस साल जो प्राथमिक एग्जाम होती है यूपीएससी की या एमपीपीएससी की, पहली ईयर में अगर मैं 20 मार्क्स से फेल हो रहा हूं तो सेकंड टाइम आप फेल होते हो गलत नहीं है, लेकिन कितने मार्क्स से फेल हो रहे हो, 10 या 5, फर्क कवर करना चाहिए। तीसरी बार भी फेल हो कोई बात नहीं, कितने से जा रहे हो, 1 या 2, अगर फिर से आप 25 आ गए भाई आप छोड़ दो, फिर आपके बस की बात नहीं है, आपको स्ट्रेस रहेगा, आपको लगेगा सब कुछ खत्म करो। लेकिन अगर फेल भी बेटर हो रहे हो आप, मैं फेल्योर की बात कर रहा हूं, फेल भी बेटर हो रहे हो आप, तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। समय के लिए बुरा लग सकता है कि फेल हो गया, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि अब थोड़ा सा ही रह गया है, निकल आता है। बिल्कुल, उससे थोड़ा थोड़ा आपको कहीं ना कहीं बढ़त आपको मिलती रहे। यस, फर्क कम करते जाना है तो सफलता मिल जाएगी। सफलता आपके सामने आ रही है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सूत्र आप समझिए यहाँ पर आईएएस स्वप्न वानखड़े साहब से कि आपको जो फेल्यूर आ रहा है उससे भी आपको सीख मिलती जाती है, लेकिन हमें उससे बेहतर करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। आपकी जन अदालत न्यूज़ का सबसे बड़ा मोटिवेशन आज आपको मिला है। एक मोटिवेशन की और चर्चा करें तो हमारे डीएसपी संतोष पटेल के बारे में आपने जाना होगा, किस तरीके से वो गरीबी परिवेश में पले और उन्होंने एक डीएसपी का सपना पूरा किया, एक जंगल में नौकरी की पहले, और एक ऐसे परिवेश से जिए कि उनको कभी कभी ऐसा लगता था पता नहीं सफलता होगी कि नहीं होगी। जी। क्या कहेंगे उनको लेकर? वो बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है, मैं भी बहुत बार उनसे सीखता हूँ। वो हमारे पहचान के भी है, मित्र भी है, लेकिन ऐसी शख्सियत जिनसे हमें मोटिवेशन मिलता है उनमें से एक वो है। और ऐसे लोगों को दुनिया के सामने ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना चाहिए, ताकि लोगों को एक सिस्टम पे विश्वास भी रहे और हम कुछ कर सकते हैं, इसका मोटिवेशन भी सबको मिलता रहे। तो कहीं ना कहीं एक आईएएस अधिकारी एक डीएसपी की जब इस तरीके से प्रशंसा करते हैं, ये प्रशंसा उनके संघर्षों के लिए की जा रही है, ना कि उनके नाम से। तो कहीं ना कहीं ऐसे तरीके से आपने ऐसे लोगों की मोटिवेशनल कहानी आपको पढ़ना पड़ेगी, उनके संघर्षों को जानना पड़ेगा, तब आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा। जो आज जजिया कलेक्टर की सफलता का राज है, मुझे लगता है यही कुछ है। क्या कहेंगे, फिर भी दर्शक सुनना चाहेंगे, आपकी सफलता का राज क्या है? हमारी सफलता का राज है विश्वास अपने आप पे, विश्वास अपने माता पिता पे, विश्वास अपने परिवार पे, अपने पत्नी पे, कि आप जो कर रहे हो उसमें वो सही है तो सब आपके साथ है। जब सब आपके साथ है तो दुनिया के बाहर क्या हो रहा है उससे आपको डर नहीं लगेगा। अगर मैं यूपीएससी में 2 बार फेल हुआ लेकिन पापा ने कह दिया कोई बात नहीं फिर प्रयास कर, तो आपको डर नहीं लगता है, क्योंकि पापा आपके साथ है, पत्नी आपके साथ है, माता जी आपके साथ है। तो फिर आपको, जैसे मैंने कहा, कोई गलत निर्णय ले लिया कि जल्दबाजी में निर्णय ले लिया, नहीं हटाओ इनका अतिक्रमण हटाओ, और गलत हो गया, तो भी आपको पता अंतर्मन से आपने गलत नहीं किया था, प्रयास आपने अच्छा किया, सब आपके साथ है। तो बाहर चाहे कुछ भी कलेश होता रहे, अंतर्मन से आप शांत रहते हैं। तो अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो मैं जरूर कहूँगा अपने माता पिता का विश्वास आशीर्वाद हमेशा साथ रखिए, तो अंतर्मन से हम काम कर पाएंगे और सफलता किसी भी इसमें हो, चाहे एग्जाम में हो या चाहे कोई कार्य में हो, जरूर मिलेगी। जिस तरीके से देखा जाए कि जो आप दिन भर ऑफिस में, जिस तरीके से मैंने आपसे जो टाइम मांगा था तो आपने शाम को दिया था कि 7 बजे के बाद हम आपको इंटरव्यू दे पाएंगे, क्योंकि उस समय आपका ऑफिस का वक्त रहता है, पूरा सुबह से लेकर शाम तक, कभी कभी रात तक हो जाती है। तो उस दौरान मैडम को कैसे खुशियाँ वो दे पाते होंगे, कैसे अपने बच्चों को आप वो समय दे पाते होंगे, क्योंकि हर बेटों को अपने चाहत होती है कि मेरे पिता मेरे पास मुझे समय दें, तो कैसे समय दे पाते हैं आप? क्या ऐसा बहुत बार होता है कि मैंने जैसे आज बेटे को देखा, अच्छा 8 बज गए, बेटा 9 बजे तक सो गया, 1 घंटे में मैं देख लूंगा उसको जितना है, फिर दूसरे दिन सुबह सीधा 8:30 बजे दिखता है, रात को, सुबह नहीं रात को, क्योंकि उसका टाइम मेरा टाइम मैच नहीं होता है, और वो दूसरे दिन एकदम से मुझे दूसरे दिन शाम को ही दिखता है। ऐसा बहुत बार होता है। तो फिर कभी कभी हम लोग भी बोलते हैं कि शनिवार जब आएंगे तो 3 घंटे मैं यही रुकूंगा, जो भी लोग आएंगे मैं यही बुलाऊंगा, ताकि मैं मिलके बेटे के साथ, कभी कभी मैं उसको खुद ही लेके जाता हूँ कि चलो आज कोई साथ में कोई नहीं ले जाएंगे, आप और हम ही चलेंगे, बेटा और मैं, ताकि जो भी बात करनी है, जो भी आपको बच्चों वाली बात करनी है मेरे से करो। तो ऐसे टाइम मैनेज करते हैं जैसा भी समय आया। लेकिन खैर दुख नहीं है, सब है, बच्चा साथ में, यही में काफ़ी है। वो उन जवानों की बात अगर करे कि बेचारे
बॉर्डर पे काम करते हैं तो अपने बच्चों को देख ही नहीं पाते, सिर्फ मोबाइल से देख पाते। तो मेरे लिए तो ठीक है, कम से कम बच्चा दिख तो जाता है दिन में एक बार, तो मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। कहते हैं कि यूं ही सफलता नहीं मिलती, उसके पीछे बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत इच्छाओं को मारना पड़ता है, तब जाके हमें सफलता मिलती है। आखिरी सवाल करना चाहेंगे क्योंकि वक्त हो चला है आपकी जन अदालत न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में। हम हरदम हर शख्सियत सफल इंसान से मोटिवेशन चाहते हैं कि जिससे हमारे तमाम दर्शकों को मोटिवेशन मिले कि कैसे जिस लक्ष्य को वो हासिल करना चाहते हैं उस लक्ष्य में उन्हें सफलता मिले। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में दतिया जिले के सफल कलेक्टर IAS स्वप्न वानखेड़े का आज का मोटिवेशन क्या है, हम जानना चाहेंगे। बस समय कैसा भी हो, सुख में हो, दुख में हो, ठंडी हो, बारिश हो, गर्मी हो, सुबह हो, शाम हो, लगे रहिए जो आपको करना है। धीरे धीरे चलते रहिए, तेज भागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाइए। छोटे छोटे प्रोग्रेस, छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाइए और बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाइए। रुकना नहीं है, आप शायद एक दिन सफल ज़रूर हो जाओगे। बिल्कुल। तो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। सफलता एक चुनौती है जिसे हमें स्वीकार करना है। देखो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक आप सफल ना हो नींद चैन को त्यागो हम, क्योंकि कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती और जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। ये आज के IAS अधिकारी से काफ़ी मोटिवेशन मिला है आपकी जन अदालत न्यूज़ के इस पॉडकास्ट में। इसके बाद भी आपके कोई सवालात हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर अगले पॉडकास्ट में जानेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे जुड़ने के लिए।